भविष्यवक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा। अध्याय 16 दुर्घटना। एक औरत की नफरत और उसी की बेटी की मूर्खता के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया गया था, जबकि यीशु ने यही घोषणा की थी, औरतों से जो जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। फिर भी खुदा ने अपनी ही प्रभुता में मनुष्य के सबसे क्रूर, सबसे निरादरपूर्ण तरीके को चुना, अपने ही नबी को दृश्य से हटाने के लिए। यहाँ था इमानुएल, खुदा हमारे साथ, बस कुछ ही मील दूर खड़ा था, हाथों पर हाथ धरे दिखाई पड़ता था, जबकि एक औरत की दुष्टतापूर्ण योजना पूरी हो रही थी। कितना जल्दी कुछ लोग तुरंत परख कर इसका मतलब यह बताते हैं कि किसी भी शक की गुंजाइश के बगैर यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का न्याय था। कितनी छिछली है उनकी सोच जब हमें यह आभास होता है कि यह तो साधारण रूप में खुदा के तरीके हैं, हमारे नहीं। हम तो हो सकता है कि यह चाहते कि यूहन्ना को राजा के स्थान तक ऊंचा उठाया जाए या फिर यीशु की दाहिनी ओर बिठाया जाता जब वह पृथ्वी पर था, पर यूहन्ना ने स्वयं यह कहा था, जरूरी है कि मैं घटूं और वह बढ़े। भाई ब्रनम ने बताया कि कैसे वह दिन आएगा जब उन्हें भी मृत्यु के दरवाजे से होकर गुजरना होगा। उसे उन्होंने बताया था, इस कीड़े मकोड़ों के भरे दड़बे से छुटकारा। बहन होप की मृत्यु के समय उन्होंने फुसफुसा कर उनसे कहा था, प्रिय, मैं संभवतः तुम्हारे ही बगल में रखा जाऊंगा। 50 की उम्र में उन्होंने यह बोलना चालू कर दिया कि वे आधी सदी के निशान को पार कर चुके हैं, और यह कि यदि वे खुदा के लिए कभी भी कुछ करना चाहते हैं तो वह अभी ही होगा। उन्हें मालूम था कि उनको दिए गए 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और यदि प्रभु जल्दी ही नहीं आया तो उन्हें ले जा लिया जाएगा, उससे महिमा में मिलने के लिए मृत्यु के पलायन द्वार से गुजरकर। 7 स्वर्गदूतों के दर्शन के उनके विवरण में जो एरिजोना में हुई असली घटना से पहले आया था, जिसमें वह धमाका था, वे अचंभित थे कि क्या यह खुदा उन्हें बता रहा था कि वह उनकी सेवकाई से समाप्त हो चुका है और उन्हें अब एक विस्फोट में या किसी और हिंसक घटना में मारा जाना है। यह आभास 1963 के शुरुआती हिस्से के उनके कई एक संदेशों में व्यक्त किया गया था। एरिजोना में अपने मकान की खरीद और उसमें साजो सामान लगाने के मामले में उन्होंने मुझे बताया था कि वह उनके लिए नहीं था, परंतु इसलिए ताकि मीडा व बच्चों के पास रहने के लिए अच्छी जगह होवे। वे खुश थे कि वे लोग रेगिस्तान की इस आबो हवा में रहने पाएंगे, जो जेफरसनविल की घाटी की तुलना में बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक था। उन्होंने बताया था कि उन्हें पश्चिम से कितना प्यार था और वे कितना पसंद करेंगे यहाँ पर रहना, पर यदि खुदा ने उन्हें उठा लेना ही चुना हो तो कम से कम मीडा के पास रहने के लिए एक अच्छी जगह होगी। मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि हाल ही में कि कब्रिस्तान की मेरी यात्रा में मैंने देखा था कि जहाँ होप दफन थी उसके पड़ोस में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। भाई ब्रनम, मैंने कहा, आपको तो रैप्चर के लिए जिंदा रहना होगा, क्योंकि उस पेड़ ने आपकी जगह कब्जा लिया है। इस पर वे मुड़कर मेरे पास से चले गए, मुझे कोई भी जवाब दिए बगैर। हम मृत्यु को देख सकते हैं जैसे कोई डरावनी या भयानक चीज, पर हमें यीशु के शब्दों को याद रखना चाहिए, जिसने कहा यूहन्ना 5:24 में, जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास रखता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। केवल खुदा के इन वचनों को बोल सकता था। लाजर के विषय में यीशु ने कहा था, वह सोता है। चेलों ने उत्तर दिया कि यदि यह बात है तो वह ठीक हो जाएगा, पर जब उसने स्पष्ट किया कि लाजर मर गया है, तब वे डरने और कांपने लगे, क्योंकि उन्हें कभी अभी तक पुनरुत्थान का अनुभव नहीं हुआ था। यह तो केवल पुनरुत्थान के आश्वासन में होता है, जब मृत्यु की पकड़ हम पर से छूट जाती है। वे घटनाएं जो दुर्घटना से पहले घटित हुए, वे शनिवार सुबह 18 दिसंबर 1965 से चालू हुई थी, जब भाई ब्रनम अपने परिवार के साथ क्रिसमस की छुट्टियों में ट्यूसान से जेफरसनविल जाने के लिए रवाना हुए थे। उस मनहूस दिन के रास्ते पर अपने सफर पर हमने पाया कि वे बेंसन एरिजोना में हैंक के भोजनालय पर सुबह के नाश्ते के लिए रुके थे। दोपहर के खाने के लिए वे लोग एल्मोगोडो, न्यू मैक्सिको में
डिनाटीरिया में रुके थे। उस शाम करीब 6 बजे वे न्यू मैक्सिको के क्लोविस कस्बे में थे। शाम के खाने के लिए डैनी के भोजनालय पर रुके थे। भाई ब्रनम, बहन ब्रनम, सैरा और जोसेफ उनकी स्टेशन वैगन में चल रहे थे, जो 1964 की एक फोर्ड थी। बिली पॉल, बहन लॉयस और उनके 2 लड़के बिली की कार में उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जिस तरह से भाई ब्रनम से संबंधित कई और बातों के विषय में हुआ, उनकी कार के बारे में भी गलत बताया गया जिसमें वे चल रहे थे। इसी वजह से मैं सारे विवरण को सीधा करके सही करना चाहता हूँ। वह कार 1964 की फोर्ड थी, जो तकरीबन 25,000 मील चल चुकी थी, जिसे वे मुझे जेफरसनविल में बेचने वाले थे और एक नई 1966 मॉडल को उठाने जा रहे थे। मुझे हवाई जहाज में उड़कर जेफरसनविल जाना था, उस स्टेशन वैगन को वापस लाने के लिए। क्लोविस में उनका परिवार बताता है, 2 असामान्य चीजें हुई। पहली, उन्होंने कहा कि वे खाना नहीं खाएंगे, कि उनका ऐसा मन नहीं कर रहा है। पर बाद में दोनों कारों के समूह से भोजनालय में आ मिले और हल्का भोजन किया। अगली चीज यह थी कि जब वे भोजनालय से बाहर आए, उन्होंने जोसेफ से बिली पॉल की कार में जाने को बोला, उसके परिवार के साथ पीछे बैठकर। वे ऐसा नहीं करते थे, यह सोचकर कि जोसेफ जैसा छोटा बालक मुश्किल से ही एक ऐसी कार में आ पाएगा जो पहले ही सामान और लोगों से भरी हो। भाई ब्रनम को गाड़ी चलाना अच्छा लगता था। वे और बिली एक सभा से दूसरी सभा तक कार से हजारों मील का सफर कर चुके थे। उन दोनों ने ही यह विलक्षण काबिलियत प्रदर्शित की थी, राजमार्गों पर सफर करने की, अक्सर बिना सड़कों के नक्शों के। वे तुरंत ही याद कर लेते थे राजमार्गों के मुश्किल बदलावों के द्वारा गाड़ी चलाने के पैतरों की जटिलताओं को। उन्हें अपने रास्ते खूब अच्छी तरह पता होते थे। पता होता था कि खाने के लिए कहाँ रुकना होगा, और यहाँ तक कि सड़क पर बहुत आगे तक पड़ने वाले भोजनालयों के नाम भी। मैंने इस काबिलियत और सतर्कता को एक यात्रा के दौरान देखा था, जब मैं 1964 में उनके साथ ब्रिटिश कोलंबिया गया था। यह विशिष्टता जरूरी है मेरे विश्वास से, क्योंकि दुर्घटना पर इसका असर था। टैक्सिको टेक्सास के ठीक दूसरी ओर शहर के किनारे पर एक असाधारण सा मोड़ है, जिसमें सड़क के बीचों बीच टापुओं के मध्य से होकर बाईं ओर मुड़ना होता है, अमारिलो की ओर जाने वाले राजमार्ग पर जाने के लिए। बिली पॉल, जो रास्ते पर अपनी कार में आगे चल रहे थे, इस कुछ पेचीदा से मुड़ गए, पर भाई ब्रनम से मोड़ कर छूट गया। बिली सड़क के किनारे ठहर गए, अपने पिता के आगे जाकर मोड़ कर इस ओर आने के लिए, ताकि सही लेन में वापस आ जाएं और उल्टी दिशा से मुड़ जाएं। बहन ब्रनम को याद है, भाई ब्रनम शहर से बाहर निकले, एक रेल की पट्टी को पार किया, एक विपरीत मोड़ मोड़ा और वापस उस जगह पर आ गए जहां से कटना था। बिली ने मुझसे कहा कि उसके पिता को करीब 3 से 5 मिनट लगे थे वापस पहुंचकर उनके साथ आ पाने में। फ्रायोना टेक्सास से 3 मील पूर्व की ओर बिली एक कार से आगे निकले। बाद में पता चला कि उसमें बसबी नाम एक परिवार था। जैसे ही वह आगे निकला, उसने देखा एक अकेली हेडलाइट सामने से चली आ रही है, जैसे एक मोटरसाइकिल हो। जैसे जैसे लाइट पास आती गई, उसे समझ में आया कि वह तो एक कार की बत्ती है, जिसकी बाईं बत्ती बुझी हुई है और दाहिनी बत्ती ठीक सड़क के बीचों बीच चली आ रही है, जिसकी वजह से वह गाड़ी आधी से ज्यादा बिली की लेन में चली आ रही थी, जिसके कारण उसे टक्कर से बचाने के लिए तेजी से किनारे के गड्ढे में घुसाकर निकालना पड़ा। जब वह वापस अपनी लेन में आया, इस अनुभव से कांपते हुए, उसने पीछे देखने वाले शीशे में देखा कि जिस कार को उसने पीछे छोड़ा था, वह इस निरंकुश गाड़ी से बच पाई या नहीं। अचानक ही दिल हिला देने वाली आवाज हुई, एक टक्कर की। यह कार, जो एक 1959 की शेवरोले थी, उसे एक 17 साल का लड़का चला रहा था, जिसकी जिंदगी उसके 11 वर्ष की उम्र से भी अपराध और सजा के इतिहास से भरी हुई थी, पीछे आने वाली गाड़ी से ठीक आमने सामने जा लड़ा था। वह लड़का गेंसविल के सुधार गृह से इस दुर्घटना से ठीक 30 दिन पहले ही छोड़ा गया था।
उसे उसके अंकल की देखरेख में छोड़ा गया था, जो फार्म पर काम करने वाला बहुत ही गरीब मजदूर था, जिसके 9 बच्चे और थे। उस लड़के ने शायद ही अपने माता पिता को कभी देखा था। पिछले 30 दिनों से काम करके वह इसी कार की $100 की कीमत देने में सफल हुआ था, 3 दिन पहले ही। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिस कार को उसने खरीदा था उसकी हालत बुरी थी। दुर्घटना के समय वह युवा चालक और उसके साथी शराब के नशे में थे। उसी आदमी ने जिससे इस लड़के ने कार खरीदी थी, यह सुनिश्चित कर लिया था कि टक्कर का बीमा करवाया जा चुका है अपने निवेश की सुरक्षा हेतु। पर उसके अलावा चालक के पास कोई भी दायित्व बीमा नहीं था। दुर्घटना के बाद भाई बिली पॉल का पहला विचार यह था कि जिस कार को उन्होंने पीछे छोड़ा था उसी की टक्कर हुई है। यह सोचकर कि उनके पिता इस कार के पीछे होंगे और मदद करने के लिए रुक जाएंगे, बिली तुरंत सड़क के पीछे मुड़कर दुर्घटना स्थान पर पहुंच गया। जब उनकी गाड़ी की रोशनी मलबे पर पड़ी, तब जाकर कंपा देने वाले इस सत्य ने उन्हें चोट की कि उसके पिता भी उस कार से आगे निकल आए थे जब वे खुद निकले थे, और यह कि यह उनके पिता थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। बिली ने सड़क के किनारे अपनी कार रोकी, दरवाजों को बाहर निकलते हुए लॉक कर दिया और बच्चों से अंदर बने रहने को बोला। वे और लोइस राजमार्ग पर दौड़ते हुए इस भयावह दृश्य को देखने पहुंचे। उनके पिता सामने के शीशे के पार निकल आए थे और सामने के हुड पर पड़े हुए थे। उनकी बाईं कोहनी दरवाजे में दबी हुई थी। बायां पैर स्टीयरिंग के डंडे के चारों ओर असंभव रीति से लिपटा हुआ था। सारा पीछे फर्श पर पड़ी थी और बहन मीडा दाईं ओर डैशबोर्ड के नीचे थी। बिली अपने पिता से बोला, डैडी। वह बोला, वचन बोलिए। भाई ब्रनम ने जवाब दिया, ना तो यह है कि मैं नहीं बोल सकता या फिर मैं नहीं बोलूंगा, और बिली की ओर से अपना सिरा घुमा लिया। लोइस चीखी, मीडा मर गई, मीडा मर गई। बिली दौड़कर कार की उस ओर पहुंचा। बैन मीडा की बाँ ठुड्डी और उनकी नब्ज मीडा की बाँह ढूंढी और उनकी नब्ज ढूंढी, उसे कोई नब्ज नहीं मिली। अपने पिता के पास वापस आते हुए उसने भाई ब्रनम से बात की, पर उनसे कोई उत्तर मिलता प्रतीत नहीं हुआ। एक और चीख रात को चीरती हुई भाई ब्रनम की चेतना में घुस गई। जोसेफ की अचानक उन्मादित पीड़ा और डर उस दृश्य के कारण जो उसके सामने था, इस आभास के साथ कि उसके माता पिता या तो भयावह तरह से जख्मी हो गए हैं या मर गए हैं, इस पर भाई ब्रनम उठे, अपना सिर झटका और बोले, वह क्या था? याद है वह दर्शन जो भाई ब्रनम ने 30 दिसंबर 1962 को अपने संदेशवाहक श्रीमानो क्या यह समय है में बताया था, जब जोसेफ उसके साथ था और वहां एक जोरदार चीख आई थी। बिली ने अपने पिता को बताया कि उसकी मां मर चुकी है। उन्होंने साधारण रीति से उत्तर में पूछा, वह कहाँ है? वह फर्श पर है, बिली ने उत्तर दिया। उसका हाथ मेरे हाथ में रख दो। उनके निर्देश से जब भाई ब्रनम ने कार में से अपना हाथ पीछे सरकाया जहां बिली उन दोनों के हाथ एक साथ मिला सकता था, उनकी प्रार्थना की, ओ खुदा, माँ को मरने मत दीजिए, परंतु उसे हमारे साथ छोड़ दीजिए। बहन मीडा और सायरा को निकाल कर फ्रायोना टेक्सास के एक अस्पताल में भिजवा दिया गया। उस युवा चालक की तूफानी जिंदगी तो उस टक्कर में समाप्त हो गई थी। दाईं ओर का उसका यात्री भी मर गया था और पीछे वाले 2 लड़के मुश्किल से ही जिंदा थे। उनके जिंदा रहने और मुश्किल से ही जीवित रहते हुए उनको अस्पताल ले जाते समय भाई ब्रनम को मलबे से निकालने का दर्दनाक काम चालू हुआ। उसे तो तकलीफदेह 45 मिनटों तक चलना था। वे उस मलबे में इतनी बुरी तरह फंसे हुए थे कि उनको निकालने के लिए ताकतवर तरीकों को अपनाना जरूरी था। जबकि 2 ट्रकों ने कार को बाकायदा उल्टी दिशा में खींचकर फाड़ कर अलग किया, भाई बिली पॉल ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी ताकि मलबे में रेंग कर घुसकर अपने पिता को मुक्त करा सके। एक भी असफलता का मतलब यहाँ यह था कि कार टूट कर वापस आ जुड़ती और आसानी से बिली को मार देती।
राजमार्ग गश्त अधिकारी और मलबा उठाने वालों की सलाह के विरोध में बिली मलबे में घुस गए और अपने पिता के पैर को स्टीयरिंग के कॉलम के चारों ओर से खोलकर निकाला। दरवाजे को लात से बाहर धकेलकर अपने पिता को अपने साथ बाहर निकाल लाया। बुरी तरह से जख्मी उनके पिता को एम्बुलेंस में लिटाया गया और अपने विश्वास योग्य बेटे के साथ मिलाया गया। बिली से भाई ब्रनम के शब्द जो असंगत थे पर दृढ़ थे वे थे, क्या मैंने अपना बालों का टुकड़ा पहना हुआ है? बिली ने उत्तर दिया कि वह था और उनके पिता के अगले शब्द थे, उसे उतार दे। बिली ने उसे उतारने के लिए खींचना शुरू किया पर अपने पिता को और चोट पहुंचा देने के डर से कहा कि वह उतार नहीं पा रहा है। इस बार निवेदन एक आज्ञा थी, उसे उतार दो। बिली ने उस विग को पकड़ा और झटके से उतार दिया। उनके अस्पताल में पहुंचने के जरा देर बाद यह जबरदस्त खबर बाहर फैल गई कि भाई ब्रनम और उनके परिवार एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। भाई ब्रनम की बेटी बैकी और उसका मंगेतर जॉर्ज स्मिथ ट्यूसान में उस मनहूस रात को हमारे यहाँ मेहमान थे। वे बस दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि टेलीफोन के द्वारा खबर आई। घंटे भर में जब मैं अस्पताल में बिली से बात कर चुका था और यह पता नहीं चल पाया था कि भाई ब्रनम की अवस्था कितनी गंभीर है, मैं एक जेट पर फिनिक्स के लिए सवार था। हमारे प्यारे नबी के बिस्तर के पास पहुंचने की यात्रा के पहले चरण में मैं बिना आरक्षण के था और नहीं जानता था कि यात्रा पूरी कैसे कर पाऊंगा। एल्ब्यूकर्की में मुझे फ़ोन पर बिली से संपर्क करके पता चला कि भाई ब्रनम को अमारिलो टेक्सास में ले जाया गया है। बिली ने आग्रह किया कि मैं क्लोविस से उनके परिवार को भी साथ ले लूं और अमारिलो ले आऊं, क्योंकि कोई भी व्यावसायिक उड़ान उपलब्ध नहीं थी। मैंने एक व्यक्तिगत जहाज़ किराए पर लिया। व्यक्तिगत जहाज़ को किराए पर लेने के इस काम के द्वारा मुझे एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वह सूर्योदय का समय था। 19 दिसंबर की सुबह 9,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए मुझे स्वर्गों में एक चिन्ह दिखाई पड़ा जिसके लिए वचन कहता है कि जो अंत तक समय के निकट अपेक्षित है। चांद तकरीबन पूरी तरह काला अंधकार में हो गया था, जैसे मातम के वस्त्र पहना हो, सिवाय जरा से एक जर्रा रोशनी के जिसका आकार आंसू की एक बूंद जैसा था। ठीक नीचे के हिस्से में उसका रंग खून जैसा लाल था। मैं चालक की ओर घूमा। एक मॉर्मन था। उससे पूछा कि क्या उसे भी वही दिखा जो मैंने देखा है। उसका उत्तर प्रभावित करने वाला था, यह तो प्रभु की आमद का चिन्ह है। आगे चलकर क्लोविस पर उसने अमारिलो चलने के मेरे आमंत्रण को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि इस अनुभव ने उसके हृदय को इतना हिला दिया है कि उसे महसूस होता है कि वह वापस लौटकर अपने घर को ठीक तरह व्यवस्थित करे। सुबह की उस घड़ी में जीवन का एकमात्र चिन्ह जो मुझे उस हवाई पट्टी पर दिखाई दिया, वह उस मैदान के एक छोर पर एक नन्ही रोशनी थी जो एक हाउस ट्रेलर के दरवाजे की घंटी का स्विच था। मैंने उसमें रहने वाले को जगाया जो कुछ हद तक चौंक गया था सुबह की इस घड़ी में किसी मेहमान को देखकर, और उससे पूछा कि वहां से हम आगे कैसे जा सकते हैं। खुदा ने एक रास्ता निकाल दिया था जो मुझे जल्दी ही पता चल गया। नेशनल कार रेंटल की एक कार के रूप में जिसे वहीं पर छोड़ दिया गया था। नेशनल कार रेंटल के लोगों द्वारा उस दिन बाद में उठाए जाने के लिए चाबियां कार में ही थी। अस्थायी रूप से मैं एक कार चोर ही बन गया था क्योंकि मैंने कार उठाई, लोइस व बच्चों को लिया और अमारिलो को चल निकला। मैंने अमारिलो में नेशनल कार रेंटल की एजेंसी पर वह कार दे दी, जिन्हें इस बात की खुशी थी कि किराया भी मिला और कार वापस उनके पास पहुंचा दी गई। मैं अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में सुबह के 8 बजे के करीब पहुंचा, दुर्घटना घटने के केवल 13 घंटे बाद ही। बिली रात भर से जाग रहा था। एक समय तो भाई ब्रनम का ब्लड प्रेशर शून्य पर आ गया था और चिकित्सीय लेखों में यह दर्ज था कि उन लोगों ने उन्हें सिर के बल खड़ा कर दिया था उनको खून चढ़ाने के लिए। यदि बिलीपो 60 वर्ष की उम्र तक जिंदा रहे, मैं सुनिश्चित हूँ कि वे वैसे ही दिखाई पड़ेंगे जैसे वे उस सुबह दिखाई पड़ रहे थे। वे इतना थक चुके थे, इतना अधिक पूरी तरह खर्च हो चुके थे कि वे कभी याद नहीं कर पाए मेरा कमरे के अंदर आना
उनसे फ़ोन लेना जिस पर वे लंबी दूरी की बातचीत कर रहे थे और उनको सहारा देकर एक सोफे तक ले जाना। वहां से वे तुरंत गहरी नींद में पहुंच गए थे। एक नर्स दरवाजे पर आए और मुझे बताया कि भाई ब्रनम ऑपरेशन से बाहर ले आए गए हैं और पूछा कि क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ। उसने यही ठीक समझा कि बिली को उस वक्त सोते रहने दिया जाए और मुझे इंटेंसिव केयर यूनिट में ले गए। सायरा, जिसे कुछ कम घातक चोटें आई थी, उसे अस्पताल के दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया था। बहन ब्रनम को देखने की अनुमति पहले मुझे मिली। वे बेहोश प्रतीत हुईं। उनका चेहरा इतना सूज गया था कि पहचाना नहीं जा सकता था। जब मैं उनसे बोला तो ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे पहचान लिया था अपनी आधी बेहोशी की हालत से। मैंने वार्ड में मरीजों की गिनती की। भाई ब्रनम के अलावा वहां आईसीयू में 11 लोग और थे। मैंने इस तथ्य को अपनी याददाश्त में बैठा लिया था। इस जानकारी के महत्व से उस वक्त पूरी तरह अनभिज्ञ होकर मैं भाई ब्रनम के बिस्तर के पास पहुंच गया। उनके बाईं बांह और पैर को ट्रैक्शन में लगाया गया था। ऑपरेशन कक्ष से बाहर आने के बाद से उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे यह ऐसा लग रहा था कि बस यदि वे वचन बोल पाते। मैंने ऐसा करने के लिए उनसे कहा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं रोने लगा। हालांकि वेदना की गहरी बाढ़ मेरे ऊपर चढ़ आई थी, आंसुओं की कड़वी राहत। मैंने अपने आप को गाते पाया, बर्फ से सफ़ेद पिंडुक के पंखों पर। जाने कैसे इस धुन के स्वर जो उनको इतने पसंद थे उस चेतना में प्रवेश कर गए जिसने पिछले कुछ घंटों से इतना सहा था। उन्होंने अपना सिर घुमाया, अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें ट्रैकीटोमी, गले में छेद करके नली डालकर सांस के लिए व्यवस्था बनाना दी गई थी ताकि वे सांस ले सकें और वह नली उनके गले में से निकलकर बाहर उभरी हुई थी जिसके कारण वे बोल नहीं पा रहे थे। मैंने उन्हें उस चिन्ह के बारे में बताया जो मैंने चांद में देखा था। इस खबर का एक जोरदार प्रभाव पड़ा क्योंकि वे बिस्तर में बैठने की कोशिश करने लगे और मुझे चिल्लाकर कुछ बताने लगे, पर शब्द गले की ध्वनि कक्ष के अभाव में ट्रैकियोटोमी की नली में ही खो गए। मुझे नहीं मालूम कि वह क्या था जो उन्होंने कहना चाहा था और ना ही यह कि जो मैंने देखा था उसका जो विवरण मैंने उन्हें बताया उनकी इतनी जोरदार प्रतिक्रिया क्यों हुई। मैं सलाह दूंगा आप मोहरों पर सवाल के टेप के प्रश्न संख्या 24 को सुने। यहाँ भाई ब्रनम ने उस चिन्ह के विषय में बताया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखना था। अभिषेक के तले वे चांद के लहू बन जाने के विषय में कुछ बोलते हैं। यूहन्ना के पास ये चांद के लहू बनने वाला चिन्ह नहीं था। 5 मिनट की मुलाकात का समय पूरा हो गया, सो मैं वार्ड से चला गया दूसरों को फ़ोन करने जो मैं जानता था कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे नबी की हालत जानने के लिए। दूसरे भी आने लगे। हम लोग देख रेख करने के लिए पूरे दिन बैठे रहे। रविवार को सोमवार की भी बीत गया। जागरण चलता ही रहा। मंगलवार को डॉक्टरों ने हमें सूचित किया कि भाई ब्रनम की बाईं आंख की पुतली सूजने लगी है। यह दिमाग में चोट लगने लगी होने का चिन्ह है और यह है कि एक ऑपरेशन आवश्यक होगा दबाव को दूर करने के लिए। ऑपरेशन करना है या नहीं, इस बात का महत्वपूर्ण निर्णय भाई बिली पॉल पर छोड़ दिया गया था। यह एक भयावह निर्णय था ले पाने के लिए, पर हर किसी ने महसूस किया कि खुदा सही चुनाव तक उनका मार्गदर्शन करेगा, इतने बड़े मामले में जो खुदा के नबी की जिंदगी से संबंधित था। भाई बिली पॉल ने तकरीबन 65 भाइयों को इकट्ठा किया जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सभी जगहों से आए थे। उन्हें उस मसले के बारे में बताया जो उनके सामने था और अपने साथ उन्हें भी प्रार्थना करने को बोला। यही स्वाभाविक बात लगती थी करने के लिए। हम लोग फिर गाने लगे। बर्फ से सफ़ेद पिंडों के पंखों पर खिड़की के बाहर एक ठंडा स्लेटी दिन इस गंभीर मौके की मनोस्थिति को प्रतिबिंबित करता था। बारिश, बर्फबारी और जमा देने वाला मौसम उसी तरह से जोर पर था जब से मैं शहर में आया था। अब हालांकि एक सबसे अधिक प्रोत्साहित करने वाला चिन्ह हमें मिला क्योंकि जब हम इन शब्दों को गा रहे थे ऊपर से एक चिन्ह हर एक ने देखा कि ठीक उसी पल
सूरज बादलों से निकल आया, उस कमरे को रोशन करते हुए जिसमें हम सब इकट्ठे थे। भाई बिली पॉल ने इसे इस बात का चिन्ह करके समझाया कि खुदा हमारे साथ है और निर्णय लेने में हमारी मदद करेंगे। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने ऑपरेशन के लिए अपनी स्वीकृति पर हस्ताक्षर कर दिए। आघात व निराशा उन लोगों की आवाज़ों में जाहिर थी जिनके फ़ोन एक अंतहीन कतार में लगातार आ रहे थे। दुखद घटना के बाद के दिनों में वहाँ वे आवाज़ें थीं जिनके जाने माने नाम थे, जैसे भाई ऑल रॉबर्ट्स, भाई देमास शिकेरियन, भाई टॉमी ऑसबर्न। भाई औरल ने भाई ब्रैनम के लिए प्रार्थना करने की बात कही। भाई देमास ने बोला कि यह कितना अविश्वसनीय है कि ऐसी घटना खुदा के नबी के साथ हो गई। कितना थोड़ा समझ पाते हैं हम मरणहार लोग खुदा की संप्रभुता को, जिसके तरीके हमारे तरीके नहीं हैं। यह भाई टॉमी ऑसबर्न थे जिनकी गहरी निराशा उनके शब्दों में जाहिर हो रही थी, जो उन्होंने मुझसे बोले थे। यह खुदा के नबी हैं। यदि वह उन्हें दृश्य से उठा लेता है तो दुनिया के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय न्याय के। कई सारी अंधाधुंध अफवाहें चल निकली थी। क्या पता लोगों के मन में क्या था, दूर दूर तक फैल गई थी। भाई ब्रनम बिस्तर से उठे और अस्पताल से निकल गए। भाई ब्रनम ने बहन ब्रनम के लिए प्रार्थना की और वे भी तुरंत चंगी हो गई। इसी वजह से और वहाँ सेवा कर पाने के लिए जहाँ कर सकता था, मैंने भाई बिली पॉल के लिए आने वाले फ़ोन कॉल्स को लेने का काम किया, उन्हीं के निवेदन पर और तथ्यों को फैलाने में मदद की। जैसे जैसे वे सामने आते गए, एक बात की तो मैं गवाही दे सकता हूँ, वे 11 लोग जो आईसीयू में थे, वे सब के सब वहां से बगैर एक भी मृत्यु के बाहर निकाल लिए गए थे। जब भाई ब्रनम को वहां रखा गया था, उस वक्त जो जो उस कक्ष में था, अस्पताल से ठीक होकर बरी कर दिया गया था, जबकि उनमें से एक आदमी तो बहुत ही बुरी तरह बीमार था कि उसका दिल एक ही रात में 5 बार धड़कते धड़कते रुका था। कुछ लोगों को शायद इसमें कोई महत्व नहीं दिखेगा, पर मेरे लिए यह इस बात की ओर इशारा करता है कि अभिषेक अभी भी खुदा के इस नबी के करीब था और लोग फ़ायदा उठा रहे थे। इसके लिए मैं खुदा को महिमा और तारीफ़ें देता हूँ। मैंने प्रतीक्षा कक्ष में अपनी बारी ली। करीब शाम 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक इस अकेली देख रेख ने मुझे नबी के पास कुछ शांत पल बिता पाने का बहुत अच्छा मौका दिया। प्रार्थना करने, रोने और खुदा को इस दुर्घटना के उत्तर हेतु ढूंढने का। नर्सों के लिए हर रोज चॉकलेटों के एक डिब्बे ने इसे संभव बनाया, जबकि दिन के समय मैं परे हट जाता था ताकि दूसरों को भी यही अनमोल पल मिल सके। हमारे प्यारे नबी के पास मेरे पास कोई खास जगह, खास सहूलियत या खास शब्द नहीं थे। नबी की ओर से रातों की इन मुलाकातों के कारण दरअसल वे मुझसे एक बार भी नहीं बोले, पर मैं खुदा से लगातार पूछता रहा कि हमारे लिए क्या बचेगा यदि उसका यह नबी हमें बीच से हटा लिया गया तो। यह 24 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे के बाद की बात है, जब नर्स ने प्रतीक्षा कक्ष का दरवाज़ा खोला, यह बताने के लिए कि भाई ब्रनम ने 4:37 सुबह के समय सांस लेना बंद कर दिया है और यह कि उसने उन्हें सांस लेने वाली मशीन लगा दी है। वह मशीन उनके लिए सांस लेने का काम कर रही थी। मैं उसकी आवाज़ अगले कमरे से भी सुन सकता था। अगली बुरी बात यह हुई, पर मुझे खुदा पर विश्वास था, वह यह सब तभी तक चलने देगा जब तक भाई ब्रनम चंगे नहीं हो जाते। फोनों के जवाब देते हुए अत्यधिक व्यवस्था से भरे दिन होने के बावजूद खास फोन का इंतजाम करने में, खास फोन के लिए खास तौर से अनुमति प्राप्त करने, उनके लिए खास अनुमति प्राप्त करने में जो भाई ब्रनम के लिए प्रार्थना करना चाहते हों, अक्सर सुबह के ही थोड़े घंटों के दौरान जब वे शहर में आते, मेरा विश्वास बना रहा। यदि आपने मुझे यह बताया होता कि वे चंगे नहीं होंगे, तो मैंने आपको साधारण रूप से यह बोला होता कि आप तो असल में जानते ही नहीं कि आप किस विषय में बोल रहे हैं। समय था शाम के 5:49, शुक्रवार 24 दिसंबर। फिर से मैं प्रतीक्षा कक्ष में अकेला बैठा था। मैंने ऊपर देखा। जैसे ही नर्स ने दरवाज़ा खोला, उसका चेहरा उस दर्दनाक खबर को धोखा दे रहा था जिसे लेकर वह आई थी। जब उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं श्रीमान ब्रनम को बुला सकता हूँ,
क्या सब समाप्त हो गया? मैंने पूछा। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी आवाज़ पर भरोसा नहीं करते हुए। हाँ। मैं शांत था, उल्लेखनीय रूप से शांत, जैसे कि मेरे बाहर किसी ताकत ने मुझे स्थिर कर रखा हो। जब मैं हॉल से चलता हुआ बाहर गया और लिफ्ट से भोजन के कमरे में नीचे उतर कर गया, जहाँ मैं जानता था कि भाई बिलीप और रात का भोजन कर रहे थे, बड़ी अजीब ढंग से वे महत्वहीन तथ्य किसी की भी याददाश्त में बस जाते हैं। दुख के या अत्यधिक तनाव के समय में मुझे याद है कि बिली वहाँ थे, चॉकलेट केक का टुकड़ा खाते हुए। भाई बिली, मैंने कहा, नर्स ने मुझे बताया कि डॉक्टर हाइनस आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर हाइनस भाई ब्रनम के हड्डी के डॉक्टर थे। उन्होंने भाई ब्रनम की कोहनी और जांघ की हड्डियों का एक चित्र बनाया था। इसमें से कई सारे लोगों को दिखाने के लिए उनकी इन हड्डियों की भयानक रूप से यातना भरी हुई उस अवस्था को समझाने के लिए जिसमें भाई ब्रह्मम वहां लाए गए थे। मेरे पास यह चित्र अभी भी रखा है। हो चुके नुकसान का वर्णन करने हेतु उनके शब्द थे ठीक होने के परे। कुछ दिन पश्चात, हालांकि उन्होंने और भी चित्र बनाए थे हमें दिखाने के लिए उस चमत्कारिक तरीके को जिसके द्वारा ये सारी हड्डियां वापस एक दूसरे के साथ आकर जुड़ गई थी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि भाई ब्रह्मम ठीक हैं, पर वह अचंभित थे और उन्होंने कहा था कि उनकी हड्डियों की संरचना अब 10,000 गुना बेहतर है उसकी तुलना में जिसके साथ वे अस्पताल लाए गए थे। यह था कारण उन अफवाहों के कईयों को सुनाई पड़ने का कि नबी अपनी सभी टूटी हड्डियों से चंगे हो चुके हैं। कुछ अलौकिक तो घटा ही था जो अस्थायी संरचना का या विशेषज्ञ भी समझ नहीं पाया था। बिली ने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा, डॉक्टर हाइना से मिलने के लिए। जब हम परामर्श कक्ष में घुसे, हम इंटेंसिव केयर यूनिट में देख सकते थे, जहां नर्स ने भाई ब्रनम के बिस्तरे के चारों ओर पर्दा लगाकर ढक दिया था। इस पर बिली पॉल ने मेरी ओर देखकर बोला, पैरी, सब खत्म हो गया। मैंने आंसू छिपाने के लिए अपना सिर घुमा लिया और ठीक तभी डॉक्टर हाइनस अंदर आ गए। श्रीमान ब्रनम, डॉक्टर हाइनस बोले, मुझे आपको बताने में दुख हो रहा है कि आपके पिता शाम को 4:49 पर गुजर गए। बिली ने अपना सिर झुका लिया, धीरे धीरे सुबकते हुए मेरी ओर घूम कर बोले, दयनीय भाव से, पैरी, डैडी को घर ले चलो।